नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले क्लिनिकल पैथोलॉजी एग्जामिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिन एनालिसिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन परफॉर्म लेबोरेटरी टेस्ट इन द प्रैक्टिस। अगर हम बात करते हैं यूरिन एनालिसिस का, तो एक लेबोरेटरी का सबसे कॉमन टेस्ट होता है यूरिन एनालिसिस। इसके इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? अगर किसी पेशेंट को क्या है, रीनल डिजीज़ है, तो उस केस में क्या करना चाहे, यूरिन एनालिसिस किया जा सकता है। अगर किसी को यूटीआई है, मतलब उसके यूरिन ट्रैक में इन्फेक्शन है, तो उस केस में भी हम लोग क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं। कई तरह के मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, जैसे कि डायबिटिक मेलाइटिस, उस केस में भी हमें यूरिन एनालिसिस करने के लिए मिलता है। खासकर जॉन्डिस के केस में, चाहे वो बच्चे हैं चाहे वो अडल्ट हो, किसी भी केस में अगर उसे जॉन्डिस है तो उस केस में भी हम लोग यूरिन एनालिसिस करना ज़रूरी है। अगला कारण क्या हो सकता है दोस्तों, डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी केस में भी हम लोग क्या करते हैं, यूरिन एनालिसिस करते हैं। कलेक्शन ऑफ यूरिन बहुत ज़रूरी है। अगर किसी पेशेंट में अगर ठीक ढंग से अगर कलेक्शन ऑफ यूरिन हम ना किए तो वो रिजल्ट हमें फॉल्स भी हो सकता है। तो इसीलिए ध्यान देना है कलेक्शन ऑफ यूरिन कैसे करना है। पहला है ए सिंगल स्पेसिमेन। ए सिंगल स्पेसिमेन जब हम किसी एक बार करें, किसी पेशेंट का एक बार वन टाइम अगर हम कलेक्शन करते हैं, तो वन टाइम कब कब किया जा सकता है, मॉर्निंग में एक रैंडम स्पेसिमेन, और अगला क्या है, पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन। फर्स्ट मॉर्निंग जो यूरिन होता है काफ़ी अच्छा और काफ़ी बेस्ट माना जाता है, क्योंकि ये हाईली मतलब ये एसिडिक होता है और उसके फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं, वेल प्रिजर्व होते हैं। और एसिडिक और वेल प्रिजर्व होने के कारण ये जो फर्स्ट मॉर्निंग का जो यूरिन होता है काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है, क्योंकि इसके फॉर्म एलिमेंट क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वेल प्रिजर्व होते हैं, कास्ट भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो इसीलिए एक जो फर्स्ट मॉर्निंग का जो यूरिन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना गया है। दूसरा है रैंडम स्पेसिमेन। अगर पेशेंट दिन में कभी भी, जिस प्रकार से ब्लड शुगर रैंडम करते हैं, मतलब कभी भी अगर वो सैंपल अपना दे रहा है बिना खाए या फिर खाने के बाद या फिर किसी भी टाइम पीरियड ऑफ टाइम में अगर वो अपना यूरिन दे रहा है, तो उस यूरिन को हम लोग बोलते हैं रैंडम स्पेसिमेन यूरिन। जिस लेबोरेटरी में मोस्ट ऑफ द केस में हमें यही करने के लिए मिलता है, रैंडम स्पेसिमेन करने के लिए मिलता है। काफ़ी कम केस में हमें फर्स्ट मॉर्निंग टाइम का यूरिन मिलता है। नेक्स्ट है पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन। अगर डॉक्टर कई बार क्या होते हैं, जब इंसुलिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए कि पेशेंट के मतलब यूरिन पीपी भी करवाते हैं, क्या करवाते हैं, यूरिन पीपी भी करवाते हैं। तो यूरिन पीपी में क्या करते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग ब्लड शुगर पीपी करते हैं ना, ठीक उसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन करते हैं। जब एक पेशेंट खाना खाने के जस्ट 2 घंटा बाद वो अपना सैंपल यूरिन देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन। जैसे कि अगर हम एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें, जैसे कि हम लोग एस्टिमेशन ऑफ ग्लूकोज की बात करें, तो खासकर डायबिटिक मेलाइटिस केसेस में क्या करने के लिए मिलता है, हमें इंसुलिन थेरेपी को मॉनिटर करने के लिए हम लोग ग्लूकोज और यूरोबायोनोजेन को मॉनिटर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पीपी करवाते हैं। अगला है 24 आवर स्पेसिमेन। जब कोई पेशेंट मॉर्निंग में राइज करता है, मतलब उठता है, तो फर्स्ट जो यूरिन क्या करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना है। क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। और उसके बाद अगले सुबह तक मतलब जब पेशेंट जब उठता है, तो फर्स्ट यूरिन क्या करना है, उसको डिस्कार्ड कर देना। उसके बाद रात तक जितनी बार भी वो यूरिन करेगा, चाहे वो जितने अमाउंट में भी है, उसको क्या करना है, एक क्लीन बोतल में उसको कैच करके रखना है, मतलब उसको रखना है उस डब्बे में। और क्या करना है, उसका जो टेम्परेचर है वो मेंटेन होना चाहिए 4 to 6 डिग्री सेल्सियस। ये टेम्परेचर मेंटेन होना
ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इस टेम्परेचर को अगर हम मेंटेन नहीं करेंगे तो वो जो हमारा यूरिन है वो ख़राब हो सकता है। उसके जो फॉर्मेली उसके जो सेल होते हैं उसमें जो कास्ट होते हैं वो सब क्या हो सकते हैं, डिसॉल्व हो सकते हैं, सही तरीक़ा से हमें नहीं देखने के लिए मिलेंगे। इसीलिए उसको क्या करना चाहिए, 4 से 6 डिग्री सेल्सियस में उसको रखना है। पेशेंट क्या करेगा, जब उठेगा पहला यूरिन वो डिस्कार्ड कर दिया, मतलब बाथरूम में ऐसे ही रिलीज कर दिया। उसके बाद जितनी बार भी वो रात तक में करता है उसको क्या कर लेना है, एक अच्छे से डब्बे में रख लेना है, एक क्लीन डब्बा में। और उसके बाद उसके नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग का टाइम है, उस फर्स्ट यूरिन को क्या करना है, उसको भी उसको कैच करना है और उसको इमीडिएटली लेबोरेटरी में भेज देना है। किसके लिए? एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटेटिव ऑफ प्रोटीन्स और हार्मोन्स और कई तरह के और भी मिनरल्स होते हैं। इसके एस्टिमेशन करने के लिए हम लोग 24 आवर यूरिन की आवश्यकता होती है। हमने ये जान लिया कलेक्शन ऑफ यूरिन कैसे करना है। अब हम जानते हैं कलेक्शन मेथड किस तरीक़ा से करते हैं। अगर सही तरीक़ा से अगर हम नहीं यूरिन देंगे तो बैक्टीरियोलॉजिक एग्जामिनेशन में क्या हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो पहला केस है क्या है, मिड स्ट्रीम स्पेसिमेन में क्या करते हैं, जो इनिशियल हाफ है मतलब शुरू का जो कुछ पार्ट है वो क्या करना है, उसको रिलीज कर देना है, टॉयलेट में क्या कर देना है, ऐसे बहा देना है। अ पार्ट ऑफ यूरिन कलेक्टेड इन द बोतल, और उसके बीच का जो एरिया है, उसके बीच का जो हमारा यूरिन है उसको क्या कर लेना है, एक अच्छे से क्लीन बोतल में, चाहे वो 20 या 30 ml के मेनली एक पाउच होते हैं, तो उसमें क्या कर लेना है, उसको कैच कर लेना है। और इस यूरिन को हमें क्या करना है, लेबोरेटरी में देना है। अगला क्या हो सकता है, क्लीन कैच स्पेसिमेन। तो क्लीन कैच स्पेसिमेन क्या होते हैं, कई बार बैक्टीरियोलॉजिक कल्चर में क्या होते हैं, उसके जेनेटल एरिया में जो भी इन्फेक्शन होते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है। तो हमको एग्जैक्ट हमें इंटरनल मतलब यूटीआई इन्फेक्शन के बारे में सही से नहीं पता चल पाता, इसीलिए बोला जाता है कि डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि पहले जेनेटल या फिर जो भी मतलब जेनेटल में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो चाहे वो इन्फेंट हो बच्चा हो जो भी हो, सबसे पहले क्या कर लेना चाहिए, उसको कॉटन, सॉवी कॉटन होना चाहिए, उससे क्या कर लेना है, उसको पहले साफ़ कर लेना है। और उसके बाद बैक्टीरियोलॉजिक कल्चर मतलब यूरिन कल्चर के लिए क्या करना है, उसको सैंपल अपना देना है। और ठीक उसी प्रकार से इसको इनिशियल हाफ क्या कर लेना है, इसको टॉयलेट में रिलीज कर देना और रिमेनिंग पार्ट को भी क्या करना है, कंटेनर में रख लेना है। ठीक है, तो ये हमारा तरीका था क्लीन कैच, साफ़ सुथरा कैच कैसे करना है। अब तीसरा है कैथेड्रल स्पेसिमेन। कैथेड्रल स्पेसिमेन में क्या होगा दोस्तों, ये इसका इस्तेमाल हम लोग बैक्टीरियोलॉजिक स्टडी में करते हैं, ऐसे पेशेंट का जो कि बेड पे हो, जो बीमार हो, जिसको या फिर किसी भी टाइप का यूरिनरी ट्रैक में ऑब्स्ट्रक्शन अगर देखने के लिए अगर हमें मिलता है, या फिर एम्बुलेंस मतलब एम्बुलेटरी पेशेंट हो, मतलब वो उठ नहीं सकता है, वो बिल्कुल भी इस लायक नहीं कि यूरिन भी रिलीज़ कर पाए या फिर किसी भी कारण हो, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, एक कैथेटर की मदद से हम लोग यूरिन सैंपल कलेक्ट करते हैं। अगला है इन्फेंट्स, बच्चों में हम कैसे यूरिन कलेक्ट करेंगे। सबसे बड़ा सर दर्द होता है बच्चों में यूरिन कलेक्ट करना। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि उसको यूरिन है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा सर दर्द वाली बात है। तो सबसे पहले क्या करना है, उस बच्चे के लिए एक प्लास्टिक बैग ले लेना है जो कि साफ़ हो, क्या हो, साफ़ हो, और उसके बेबी के जेनिटल एरिया पे क्या कर देना, अटैच कर देना है। कुछ देर के बाद अगर ये बच्चा यूरिन कर दे तो बेहतर है, नहीं तो हमें किसकी सहायता से कर सकते हैं, एक नीडल या फिर एक ट्यूब होते हैं, इसकी सहायता से भी हम लोग यूरिन क्या कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया कलेक्शन मेथड। हमने अभी तक जाना है कलेक्शन ऑफ यूरिन, इंडिकेशन फॉर यूरिन एनालिसिस,
कलेक्शन मेथड। अब हम जानेंगे चेंजेस अकर इन यूरिन एट रूम टेम्परेचर। किस टाइप का चेंजेस आ सकता है यूरिन में अगर हम उसको रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें, ऐसे ही छोड़ दें तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों। कई बार ऐसे होते हैं लेबोरेटरी में, उसको टेम्परेचर मेंटेन नहीं करते हैं, उसको क्या करते हैं ऐसे लेबोरेटरी में छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होता है, उसका जो पीएच है वो इंक्रीज कर जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल हो जाएगा क्योंकि प्रेसिपिटेट हो जाते हैं फॉस्फेट और कैल्शियम, जिस वजह से वो कभी कभार टर्बिड भी नज़र आते हैं। कीटोन बॉडीज़ का लॉस हो जाएगा, ग्लूकोज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो सेल्स और माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं वो ग्लाइकोलाइसिस करेगा, मतलब ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगा, उसको इस्तेमाल करेगा, जिसके कारण क्या हो जाता है, ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है और कभी कभार हमें इसके बाद फॉल्स निगेटिव देखने के लिए मिलता है। बिलिरुबिन का बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाना, अगर हम ऐसे ही छोड़ते हैं तो बिलिरुबिन का बिलीवर्डिन में कन्वर्ट हो जाना, तो क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो हमें फॉल्स निगेटिव टेस्ट देखने के लिए मिलता है। अगला है यूरोबाइलोनोजेन का यूरोबेलिन में कन्वर्ट होना, तो इस केस में भी क्या होता है, हमें फॉल्स नेगेटिव देखने के लिए मिलता है। हम क्या किए, किसी पेशेंट के यूरिन को किसी पेशेंट की यूरिन को हम लैबोरेटरी में ले तो आए, छोटे मोटे लैब में ले तो आए, लेकिन क्या करते हैं उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, तो जिस वजह से वो काफ़ी लंबे समय तक ऐसे ही क्या होते हैं रूम टेम्परेचर पे रह जाते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं, उसका पीएच बढ़ जाएगा, उसमें क्रिस्टल्स का फॉर्मेशन हो जाता है, कीटोन बॉडीज लॉस हो ही गया, ग्लूकोज भी चला गया, बिलिरुबिन भी चला गया, यूरोबाइलोनोजेन भी क्या हो गया, डिक्रीज कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा जो टेस्ट ओवरऑल टेस्ट का जो रिजल्ट है वो गलत आ सकता है। तो इस चीज़ को हमें क्या करना है, ध्यान देना है। अगला कारण है बैक्टीरियल प्लोरीफेरेटिव बैक्टीरियल प्लोरीफेरेशन। अगला कारण है बैक्टीरियल प्लोरीफेरेशन। तो अगर हम किसी यूरिन सैंपल को ऐसे ही खुले में छोड़ दें तो उसमें क्या करते हैं, बैक्टीरिया भी ग्रोथ करने लगते हैं, उसमें बैक्टीरिया ग्रोथ करने लगते हैं। तो इसीलिए इस बात पे भी ध्यान देना है। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर एलिमेंट, वो उसके में जो सेलुलर एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो आरबीसी हो, चाहे वो डब्ल्यूबीसी हो, या फिर अलग तरह के जो भी कास्ट होते हैं, तो ये सब भी क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होते हैं क्योंकि उसका जो नेचर है ना वो एसिड टू एल्कलाइन हो जाता है, और या फिर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन अगर हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, डिसइंटीग्रेट हो सकता है, वो हमें देखने के लिए बाद में नहीं मिलेगा। इसीलिए सही टाइम से हमें क्या करना है, यूरिन एनालिसिस करना है। तो सही टाइमिंग क्या हो सकता है, सही टाइमिंग क्या होगा, तो जब हमारे लेबोरेटरी में कोशिश करना चाहिए, जब हम कलेक्शन किए उसके जस्ट विद इन द 1 and 2 आवर, 1 से 2 घंटे में हमें क्या करना है, यूरिन को एनालाइज कर लेना, एग्जामिन कर लेना है, जिससे क्या होगा, एरर आने की संभावना क्या हो सकती है, कम हो जाएगी। अगर हम नहीं कर पाए तो क्या होगा, हमें क्या करना चाहिए, मैक्सिमम ऑफ 8 आवर्स के लिए, मतलब कम से ज़्यादा 8 घंटा तक हम उसको 4 से 6 डिग्री सेल्सियस में क्या कर सकते हैं, रेफ्रिजरेटर में रख सकते हैं। हाँ, लेकिन इसमें हमें क्या करना चाहिए, प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि ये कई बार रिएजेंट स्ट्रिप टेक्निक से क्या होते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं और हमें एरर देखने के लिए मिलता है प्रोटीन को एनालिसिस करने में। लेकिन अगर हमें प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करना ही है तो कैसे किसका करेंगे, तो पहला हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अगर वो किसी टाइप का एड्रेलिन और नोरा एड्रेलिन या फिर स्टेरॉइड का अगर वो इस्तेमाल कर रहा है, तो मतलब इन 3 का अगर हमें इस्तेमाल करना है जांच में, अगर इसका टेस्ट करना है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। टोल्यून का इस्तेमाल करते हैं किस केस में, टोल्यून करता क्या ये पहले जान ले। टोल्यून क्या करता है कि यूरिन और इन्वायरमेंटल के बीच में एक मोटा सा लेयर, एक थिक बैरियर तैयार करता है, जैसे कि ये हमारा यूरिन है, ठीक, और ये हमारा इन्वायरमेंट है।
तो इसके बीच में क्या करता है, वो एक मोटा सा थिक लेयर तैयार करता है और एक फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करता है, जिससे हमारा जो यूरिन है वो बैक्टीरिया और एयर से क्या होता है, एक डिफ्रेंशिएट हो जाता है। फिर हम क्या कर सकते हैं, यूरिन एनालिसिस करने के लिए वो सही हो जाएगा। फिर बोरिक एसिड काफ़ी ज़्यादा एक जनरल प्रिजर्वेटिव होता है, मोस्ट ऑफ द केस में हम लोग करते हैं। थाइमोल का भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो बैक्टीरियल को इनहिबिट करता है और फंगस को भी। फॉर्मेलिन जो कि काफ़ी अच्छा प्रिजर्वेटिव माना गया है, एक काफ़ी अच्छा और एक्सीलेंट केमिकल है, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छे तरीक़ा से सेल के जो फॉर्म एलिमेंट है उसको प्रिजर्व करके रख सकते हैं।